ध्यान देंगे से बच्चे। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई कैसे पड़ता है ये देख लो अच्छे से। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे करते हैं ये भी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो साइनोसॉइडली क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ऐसे चेंज होते जा रहा है, और साथ साथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है ना। और तो जैसा ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है वैसे हॉरिजॉन्टल है, नहीं आ रही बात समझो। और दोनों साइमल्टेनियसली ऐसे, नहीं समझे बात को। तो ये वाला बेसिकली ऐसे ऐसे चलता है और ये वाला ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये कितनी वेलोसिटी से जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे पूरा, लास्ट में आपको दिया गया है, ठीक है। और लाइन से पूरा ऑर्डर याद करना है उसको। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल क्या मालूम है, 3 चीज आप पहले बात तो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक बात ध्यान रखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ई बी ये परपेंडिकुलर हुआ, और जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ई और बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को भी क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो यहां पर ना एक चीज जो एकदम शॉर्ट में याद रखने का, वो ई परपेंडिकुलर होगा बी के, बी परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। नहीं नहीं नहीं, वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, इसके लिए कोई सिंबल नहीं, मतलब जिस दिशा में वेव जा रहा है उसका डायरेक्शन। तो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर। अब ये पॉइंट पढ़ोगे ना बच्चों, इसमें वही लिखा हुआ है 2-2 बार अलग अलग तरीके से, तो अपने को बार बार वही नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग क्यों बोल रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी है और टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी है, तो एक ही साथ कवर हो गया। ये पढ़ोगे भी तो ये भी वही लिखा हुआ है। हाँ, तो ये पूरे इंट्रोडक्शन बस इतना याद रखो, तो इस पे सीधा सीधा सवाल आ सकता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ई बार क्रॉस बी बार करते हो, ई क्रॉस बी, ई बार क्रॉस बी बार, तो मिलेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ, समझ आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखो ई क्रॉस बी आप कैसे लगाते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल। ई क्रॉस बी करूंगा तो ये डायरेक्शन नहीं पता चल रहा आपको, तो बी क्रॉस ई करने पर नहीं मिलेगा, ई क्रॉस बी करने में मिलेगा, समझ गए। तो ई क्रॉस बी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंट्रोडक्शन में कवर हुआ था नीचे बॉक्स के अंदर। तो चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टेप्स बताएंगे कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या हुआ, हमारे मैक्सवेल भाई, इन्होंने, नहीं सिर्फ कहानी आप याद रख लो कि पहले कौन आया था, इसने क्या बताया था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरीके से, ईयर याद नहीं रखने का। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में प्रिडिक्ट किया था और थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया था इसको। तो मैक्सवेल ने थियोरेटिकली ईएम वेव के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल को जब आप एक्सेलरेट करते हो तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा तो अराउंड में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने थियोरेटिकली ईएम वेव को प्रेडिक्ट किया था, और अकॉर्डिंग टू हिम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। नेबरहुड मतलब वही हो गया, उसके सराउंडिंग। अच्छा, उसके बाद हर्ट्ज, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया हर्ट्ज, हाँ वही। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस भी किया,
प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्ट भी किया उसको, क्योंकि आंख से तो दिखाई नहीं दे रहा है इसके, तो डिटेक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली अगर बात करेगा तो कौन, हर्ट्ज हो गया। तो हर्ट्ज ने प्रोड्यूस भी किया, डिटेक्ट भी किया एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। हाँ, लेकिन जो शुरुआत में वेवलेंथ निकाला गया, समझ में आ रहा है, वो बड़ा वेवलेंथ था काफी, 6 मीटर, मतलब एक वेव का लेंथ कितना था, 6 मीटर था, एट वेवलेंथ ऑफ अबाउट 6 मीटर। अच्छा, इनके बाद फिर अभी देखो एक रिसर्च चालू होता है, तो उसके फर्दर और साइंटिस्ट उस पर काम करने लगते हैं, ठीक है। तो हमारे पास थे जेसी बोस, ठीक है। तो इन्होंने 7 ईयर लेटर, इनके 7 साल के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया, रेंज क्या, 5 mm से 25 mm। हाँ, तो कैसे याद रखोगे, देखो पहले कौन आया, मैक्सवेल, थियोरेटिकली ये वेव्स के बारे में बताया, ठीक है। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है अराउंड में या नेबरहुड में। दूसरा हर्ट्ज आया, हर्ट्ज ने प्रैक्टिकली इसको प्रोड्यूस भी किया, डिटेक्ट भी किया, जिसका वेवलेंथ काफी बड़ा था, 6 मीटर का वेवलेंथ होगा मतलब। उसके बाद हाँ बोस आया, हाँ जेसी बोस, तो उसने क्या किया, उसने भी प्रोड्यूस किया, लेकिन उसका रेंज जो है वो कितना था, 5 mm से लेकर, हाँ मतलब जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ, तो उसका जो लेंथ है ना लेमडा, वो 5 mm से लेकर 25 mm तक का इसने प्रोड्यूस किया। वेवलेंथ 5 से लेकर 25 mm तक इसने निकाला, नहीं समझे, रेंज और वेवलेंथ सेम नहीं है रे पागल, वेवलेंथ का रेंज मतलब वेवलेंथ 5 mm से लेकर कितना वेवलेंथ, 25 mm तक का प्रोड्यूस भी किया, डिटेक्ट भी किया। हाँ वही तो, प्रोड्यूस करे, डिटेक्ट भी तो करेगा, तभी तो कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आया मार्कोनी, ठीक है। तो मार्कोनी बेसिकली क्या किया, एक एंटीना लिया, ठीक है, एक एंटीना लिया, उसको अर्थ में डाल दिया, हाँ अर्थ में डाल दिया, ठीक है। और एक एंटीना लिया, इसके सामने बात कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर हम लोग इनपुट देंगे एक इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर भी रहेगा इधर पे, ओके। और इधर पे जो है ना हम लोग ने इसको इनपुट दिया, आगे डायग्राम दिया हुआ है आपको नीचे, ये वाला नहीं शायद उसके आगे दिया, ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे पास एक ये एंटीना है जो अर्थ में है, और ये दूसरा वाला, ठीक है, ऐसा वायर है जिसके 2 टर्मिनल के बीच में कुछ गैप है, बराबर, और ये कनेक्टेड है इंडक्टर को, और ये जो गैप है ना ऐसे ये काम कर रहा है ऐसा कैपेसिटर, कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है कि नहीं, ऐसे, बराबर है। तो हमारे पास ये तार है जो कि कैसे काम कर रहा है, एक कैपेसिटर की तरह, और उसका इंडक्टर के थ्रू जो है ना हम लोग इसको एसी सोर्स दे रहे हैं। अब ऑल्टरनेटिंग क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कभी यहां भेजेगा, कभी कभी ऐसे करंट भेजेगा, कभी ऐसे, इधर आ जाओ, इधर ये देखो, ये ठीक है। तो हमारे पास इंडक्शन कॉइल है, यहां पर इंडक्टर कौन हो गया, सोलेनॉइड, ओके, और सोलेनॉइड, और ये जो आप देख रहे हो ना 2 तार ऐसे, इनके बीच में गैप है, तो ये आपका काम करेगा ऐसा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर और इंडक्टर, और यहां से आप जो है ना इनपुट करंट दे रहे हो, एसी सोर्स दे रहे हो, है ना। तो वो क्या करता है, यहां वाले जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना इसको ऑसिलेट करता है, क्या करता है, ऑसिलेट करता है, बेसिकली चार्ज यहां भेजता है पहले पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहां का ले जाके उधर भेजता है, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बेसिकली क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहां ऑसिलेट होते हैं तो यहां पर क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या क्रिएट होता है, आप याद करो, एलसी ऑसिलेशन याद है कुछ, एलसी ऑसिलेशन ही सेम, एलसी ऑसिलेशन ही, तो एलसी ऑसिलेशन यहां पर क्या होता है, ड्यू टू एलसी ऑसिलेशन, तो इसके लिए ना वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, एलसी ऑसिलेशन, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ये इंडक्टर है, हाँ, और यहां पर आपका ये कैसे काम कर रहा है, एज अ कैपेसिटर। तो जब आप इनपुट दोगे यहां पर, तो देखो आपको मालूम है कि पहले जो एनर्जी है वो इसके पास थी, इसके पास एनर्जी थी, पॉजिटिव चार्ज फुल था, फुल्ली चार्ज था,
फिर ये पूरी एनर्जी किसके पास आती है, इसके पास, फिर वापस ये इसके पास आती है, फिर इसके पास, फिर इसके पास, ऐसे और ऐसे ऐसे चलता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेट, मतलब एनर्जी कभी इसके पास कभी इसके पास, फिर इसके पास इसके पास, ऐसे चलता रहेगा। और ऐसा होने की वजह से यहां पर क्या क्रिएट होता है, ईएम वेव क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, इधर इधर गैप में, ये गैप में क्या क्रिएट होता है, ईएम वेव्स। अब इन्होंने, मार्कोनी ने क्या किया, हाँ समझ में आ रहा है, और ये ऐसे ट्रैवल करेगा कुछ डिस्टेंस, और हमने यहाँ पर क्या लगा के रखा है, आगे एक और एंटीना लगा के रखा है, उसको अर्थ में कनेक्ट कर दिया। और जब मार्कोनी पहली मर्तबा ये किया तो उनको यहां पर स्पार्क क्रिएट किया उन्होंने, स्पार्क या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पर क्रिएट हुआ, और वही सेम स्पार्क यहां पर भी दिखाई दिया। इसका मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैवल करके कहां पहुंचा, यहां पर। अब लेकिन लेकिन रुको, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इसका भी ना ट्यूनिंग करना पड़ता है। ये जितनी फ्रीक्वेंसी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ना, है ना, कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा इसका, वही सेम फ्रीक्वेंसी इसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। अगर इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो ये क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव कर लेगा। तो मार्कोनी पहली मर्तबा ये बनाया। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये आप अभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप फोन लगाते हो किसी को, तो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है, फिर सामने जब आप फोन उठाते हो तो आपने रिसीव किया। तो मोबाइल फोन ऐसे हैं जिनके पास ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है, क्योंकि आप कुछ बोलते हो तो वो सिग्नल जाता है, एक वेव के थ्रू जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, फिर आप पेनिट्रेट करता है कुछ हद तक, काफी हद तक पेनिट्रेट भी करता है। हाँ, अभी यहाँ बैठे बैठे हम लोग घर पे बात करें तो ये पेनिट्रेट करके आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं। हाँ, अभी ये मेटालिक बॉक्स में रहोगे तो नहीं होगा। कौन से बॉक्स में, मेटल के बॉक्स में रहोगे तो नहीं होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बेसिकली शील्ड, वो शील्ड करता है आपको। जैसे लिफ्ट वगैरह में हम लोग जाते हैं तो फोन कट जाता है, नेटवर्क चला जाता है, मतलब अगर वो पैक वाली लिफ्ट है तो, समझ में आ रहा है, वो जाली वाली है तो उधर से आता रहता है सिग्नल, लेकिन पूरा पैक वाला होता है तो वहां पर आपका 100% आपका नेटवर्क जाएगा ही जाएगा। आया समझ में। अच्छा, तो ये मार्कोनी बताया। तो पहली मर्तबा इन्होंने जो एक क्या नाम है, इंग्लिश चैनल भी बनाया, जैसे अभी रेडियो वगैरह आप लोग सुनते हो, तो वैसा एक चैनल बना जहां पर जो है वो हाँ, तो जहां पर जो है ना पहली मर्तबा कुछ मीटर तक, अराउंड 50 किलोमीटर कुछ लिखा हुआ वहां पर, मार्कोनी, ये देखो, देख लो अभी इधर पे। मार्कोनी डिस्कवर्ड इफ वन ऑफ द स्पार्क गैप टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन एंटीना, एक गैप एंटीना को कनेक्ट है, अदर टर्मिनल इज अर्थेड, दूसरा वाला किधर है, अर्थ पे कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएटेड कुड गो अप टू सेवरल किलोमीटर, मतलब एक जगह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने प्रोड्यूस किया वो कुछ किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। एंटीना एंड द अर्थ वायर फॉर्म ऑफ टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर which radiate radio frequency waves. These waves could be received at a large distance by making use of antenna earth system as a detector. तो यहां पर जो आपने दूसरा वाला लगाया है ना वो डिटेक्ट कर रहा है, यानी जो रिसीवर है, क्योंकि जाएगा किधर पे, सिग्नल आएगा तो जाना चाहिए ना नेगेटिव पार्ट में, नहीं तो आपको वायर लगा रहता है जो अर्थिंग हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारे घर में भी होता है अर्थिंग, 3 टर्मिनल लगाते हो ना ऐसे, ये बीच वाला जो रहता है वो अर्थेड होता है। अर्थेड आपने बहुत बेसिक इसमें पढ़ा है, अर्थेड कैसे करते हैं, अर्थिंग कैसे देते हैं, जमीन के अंदर एक कॉपर का प्लेट लगाते हैं, वहां से एक वायर कनेक्टेड होता है, समझ में आता है, ये सेफ्टी डिवाइस के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यूजिंग दिस अरेंजमेंट मार्कोनी ने फर्स्ट स्टैब्लिश्ड वायरलेस कम्युनिकेशन, पहली मर्तबा वायरलेस मतलब बिना वायर के कम्युनिकेशन होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, अक्रॉस द इंग्लिश चैनल अक्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, और कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक। तो आपको अगर लाइन वाइज स्टेप याद हो गया तो समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो पहला मैक्सवेल, फिर कौन आया, हर्ट्ज आया, फिर कौन आया, नहीं बोस आया, जेसी बोस, फिर लास्ट में मार्कोनी, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट। अच्छा आप सुनो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, सुनो इधर ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो हमारे पास दो करंट होते हैं, एक कंडक्शन करंट होता है और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से होता है ये बात को समझ लो आप।
हमारे पास एक सर्किट है, उसमें लगा दिया हमने कैपेसिटर। क्या लगा दिया? कैपेसिटर। तो यहां पर आपने फॉर एग्जांपल एक बैटरी लगाया है, ठीक है, तो ये करंट आपको मालूम है यहां से फ्लो करेगा। तो कैपेसिटर में जो दो प्लेट होती है, अब मुझे बताओ ये जो दो प्लेट है इनके बीच में तो गैप है, तो करंट यहां से यहां कैसे जाएगा? नहीं, तो ये जो बीच में करंट होता है ना कैपेसिटर के बीच में, सुनो, हाँ वो है ऑल्टरनेटिंग जब रहता है, एसी वाला रहता है तो ऐसे ऐसे ही होता रहता है, लेकिन करंट एक्चुअल में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो फ्लो कर रहा है? तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि बीच में जो है ना, हम लोग ने बोल दिया, मतलब मैक्सवेल ने बताया कि यहां पर कैपेसिटर के अंदर एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट? और जो किस वजह से होता है? ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके चेंज होने की वजह से होता है। किस वजह से होता है? ये देखो ये कैपेसिटर है, दोनों प्लेट देख रहे हो, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, बराबर। अच्छा, शुरुआत में थोड़ी पॉजिटिवली चार्ज आ गया, बैटरी लगाया आपने तो पॉजिटिव चार्ज धीमे धीमे आ रहा है, उधर नेगेटिव चार्ज भी आते जा रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ क्या होते जाता है? बढ़ते जा रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर जो करंट होगा वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या देखो इसका ना बहुत लंबा डिस्कशन चला और बाद में जो है ना फाइनली ये इन्होंने डिस्क्राइब किया ऐसे, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट जो है ना ये हजम नहीं कर पा रहे थे कि इसके अंदर तो कोई कनेक्शन चाहिए करंट फ्लो करने के लिए, बराबर है। तो इन्होंने ऐसा क्वांटिटी बता दिया और जिसका यूनिट वगैरह सब बराबर करंट के बराबर आता है। तो इन्होंने बोला कि जो करंट यहां पर प्रोड्यूस होगा, यहां से पास होगा, वो ड्यू टू किस वजह से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट, हाँ, चेंज की वजह से। अच्छा मुझे बताओ कैपेसिटर के बीच में, एक मिनट रुको, हाँ बोल सकते, समझ आ रहा है? अच्छा अब सुनो, इसके लिए आईडी प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो अब सुनो, सबसे पहली बात मैं आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से जरा एक सवाल पूछता हूं कि आपको पता है शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा था? एट एनी डिस्टेंस सीमा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है? इनफिनाइट शीट के लिए, ठीक है। अंदर कैपेसिटर का वाला एग्जांपल भी बताया था कि अंदर कितना होगा और बाहर कितना होगा, बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंदर होगा और बाहर क्या रहेगा? 0। ये कहानी मालूम है आपको? तो थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा बता, इसके ऊपर चार्ज है सिग्मा प्लस सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा, ठीक है। अच्छा सुनो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है, मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, 1 2 और 3, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और नेगेटिव वाले के पास आएगी ना, इधर आएगी, है ना। ये कितना होगा? सीमा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कितना होगा? सीमा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन इसका इधर है, इसका इधर है। अब आप बोलेंगे दोनों का सर डिस्टेंस तो अलग अलग, मैंने बोला था डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, ये प्लेन शीट के लिए डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, नजदीक में भी दूर में भी उतना ही रहेगा। अब ये दोनों अपोजिट है तो कैंसिल करके 0 हो जाएगा, सेम इधर पे भी होगा। लेकिन अब अंदर वाले पॉइंट पे देखो, ये पॉजिटिव के लिए कैसे जाएगा? अवे, और नेगेटिव के टुवर्ड्स आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया, तो अंदर दोनों ऐड हो जाएगा। अच्छा मैंने गलत लिखा, सॉरी, सीमा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यही दोनों अगर इधर ऐड हो जाएगा, हाफ सीमा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस हाफ सीमा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सीमा बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्ज मतलब चार्ज कैपेसिटर कितना होता है? E इज इक्वल टू सीमा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोले तो समझ में आ गया? अच्छा सीमा कौन है? Q बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। बोलो सही बात है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? Q बाय ए। अब मैंने आपको क्या बोला कि अंदर जो करंट होता है वो किसके चेंज की वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो चेंज हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट आएगा ना। तो मैं, या तो आप एक काम करो, क्यू का फॉर्मूला बना लो यहां पर, ये इसको इधर भेजा तो क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? ई एप्सिलॉन नॉट ए, सही बात है। इसको डेरिवेटिव ले लो रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, हाँ, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी। एरिया ऑफ द प्लेट इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, वो इधर आ जाएगा,
इतनी बात समझ में आ गई? ये कौन है? dq बाई dt कौन होता है? करंट। तो ये वाला करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट के चेंज की वजह से हो रहा है, तो id हो जाएगा। अब आया समझ में? तो id का फॉर्मूला क्या बन गया? हाँ, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी। किधर बन गया? ये देखो यहां पर। समझे क्या? अच्छा, फर्दर और भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग इधर पे। ए को अगर मैं अंदर भेज दूं तो ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स होता है, वैसे ही ई इंटू ए, ये कौन सा फ्लक्स होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो आप एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी भी बोल सकते हो। बोलो ये समझ में आ गया क्या? तो आपको इसके अंदर यही फॉर्मूला याद करना है। हाँ, फाइव वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। चलो समझ में आ गया क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट पहली बात तो होता कहां पर है? कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोई कंडक्शन करने वाली चीज नहीं है कि कंडक्ट हो। अच्छा, जो तार में से करंट जाता है उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। तार में से जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट चेंज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको मैक्सवेल ने अपने को बताया। बराबर है? नेक्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया क्या है? सीधा सीधा ये ध्यान रखना। चलो, डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट डी ए डी बाई डी टी, या तो ए अंदर भेज के डी फाइव बाई डी टी भी बोल सकते हैं। अच्छा, कंडक्शन करंट क्या है? इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो की वजह से जो बनता है वो कंडक्शन करंट होता है। इसको सिंबल क्या देंगे? आईसी। और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आप पढ़ चुके कैपेसिटर के बीच में। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्या है इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब आईसी क्या है और आईडी क्या है? तो आईडी तो प्लेट के बीच में ही हो रहा है। आईसी जो तार है ना, तार, उसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो करने की वजह से होता है कंडक्टर में, और वो कैपेसिटर में, कैपेसिटर के बीच में। कंफ्यूज मत हो, वो कंडक्टर बोल रहा है और यहां पर क्या बोल रहा है? कैपेसिटर। तो वहां पर जो है ना, जो ये वाला करंट है ना, वो कंडक्टर के अंदर, जैसे जो हम लोग नॉर्मल करंट अभी तक पढ़ते थे, हाँ वही कंडक्शन करंट। एक नया जो करंट आपके लिए है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में बनता है। और किस वजह से बनता है? हाँ, या फ्लक्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, एम्पियर सर्किटल लॉ याद है कुछ? हम लोग कैसे पढ़ते थे? इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, ऐसे बोलते थे। म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब मेरा टोटल करंट यहां पर कौन है? तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो ये आई की जगह पर कौन आ जाएगा? आईसी प्लस आईडी। और आईडी की जगह पर एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। एक्सप्रेशन समझ में आ गया? सीधा सीधा एक्सप्रेशन पे सवाल हो सकता है। हाँ, अभी आगे चल के मैं 4 मैक्सवेल इक्वेशन बताऊंगा, उसमें से एक होगी ये, और बाकी इक्वेशन भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशन पे सवाल आता है, हाँ, सीधा सीधा। अभी इतना गोश मत खाओ, इधर देखो। ये गॉस लॉ क्या आप लोग को मालूम है बच्चों? ई बार डॉट डी एस बार का इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज लूप ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, जिसमें से पहला वाला आपका गॉस लॉ। दूसरा, मैग्नेटिज्म के अंदर में, मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग ने ये पढ़ा है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म 0 होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ, मतलब कहीं पर भी आप कोई भी एरिया ले लो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट के अंदर हम लोग ने बताओ क्या मोनो एक पोल हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कोई भी रीजन सिलेक्ट करोगे तो एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दूसरी जगह से निकलेगा। तो एक नेगेटिव फ्लक्स होगा और एक पॉजिटिव फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमेशा क्या आने वाला है? तो ये फ्लक्स ही है जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर अंदर मान लो कोई एक एनक्लोज सरफेस है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना, तो सब जगह पर फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव फ्लक्स आ जाएगा।
कहीं पर भी कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं होगा। तो आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होगा इसका। वो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पहली बात तो, वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए भी होता है, तो E डॉट ए ही तो है। आई बात समझ में? तो ये भी तो है B डॉट ए। अरे ये एरिया है ना, सरफेस एरिया, ds लिखा हुआ है, ये एरिया है छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है भाई, वो एरिया है। हाँ सरफेस एरिया S। हाँ समझे? अच्छा इसमें कुछ याद है बच्चों आपको कि अगर कोई एनक्लोज सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो क्या? प्लस Q माइनस Q, तो टोटल फ्लक्स फिर ये जीरो आता था, डायपोल रहेगा तो। और या तो चार्ज इसमें है ही नहीं, चार्ज फॉर एग्जांपल बाहर है, क्योंकि ये जितनी लाइन यहां एंटर करेगी उतनी लाइन बाहर भी तो निकलेगी, तो आने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू जाने वाला फ्लक्स, जीरो हो जाएगा। ऐसा केस याद है जिसमें इसका आंसर क्या आता था? जीरो जीरो आता था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का याद रखना, और अगर चार्ज कहां पर है? बाहर है, तो नेट फ्लक्स एनक्लोज बाय द सरफेस जीरो आएगा। अगर चार्ज उसके अंदर है तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। अंडरस्टूड? डायपोल रहा है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, तो जीरो आया समझ में? बाहर है तब भी जीरो। और मैग्नेट वाले केस में अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो मैग्नेट में अगर मैं कोई एक मैग्नेट को नॉर्थ और ये साउथ, ये कोई एनक्लोज सरफेस में रख देता हूं, तो ये अपने पास प्लस क्यू एम है इसका पोल स्ट्रेंथ, इसका क्या है? माइनस क्यू एम, अगर इलेक्ट्रिक से कंपेयर करोगे तो जितना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से जितनी लाइन निकलेगी है ना, उतनी तो नेगेटिव से आएगी भी ना। तो अगेन यहां पर जितना जाने वाला फ्लक्स आने वाला फ्लक्स क्या रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। इसमें मैं कोई भी रीजन में अगर गॉस ये लगा दूं ना, आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, ये अपन बात कर चुके, ये आ चुका है आपको नीट एग्जाम में एक्सप्रेशन, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मैग्नेटिज्म में अगर बात करो तो गॉस लॉ क्या होगा, तो सीधा सीधा एक्सप्रेशन। और इसमें ऐसा वाला सवाल भी बन सकता है, ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू जीरो कब होगा? अगर मान लो एनक्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक डायपोल है या चार्ज बाहर है, तो इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? चलो सेकंड इक्वेशन याद हो गया मैक्सवेल का। अभी थर्ड, फैराडेज लॉ, ये तो मालूम है, ईएमएफ इज इक्वल टू बोलो माइनस डी फाई बाई डी टी, पढ़े ना? हाँ, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, तो ये तीसरा हो गया मेरा फैराडेज लॉ। और फिर कौन है? मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी देखो आपने, हाँ एम्पियर के अंदर मैक्सवेल वाली कहानी लगा दी है ना, आईसी प्लस आईडी, तो इसलिए इसको क्या बोले? मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। बोलो पूरी इक्वेशन याद हुई कि नहीं याद हुई? जल्दी से देखो मैक्सवेल की चारों इक्वेशन। पहला क्या है? गॉस लॉ ही है, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज लूप ई बार डॉट डीएस बार इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म में बोलो गॉस लॉ, बी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू जीरो। अच्छा उसके बाद हाँ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, बराबर। उसके बाद मैक्सवेल और एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई की जगह आई सी प्लस आई डी, और आई डी की जगह एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। क्या? म्यू नॉट आई फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट आई सर्किटल लॉ में, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज बाय द पाथ, परमिएबिलिटी। हाँ याद रहेगा? चलो अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट बता चुका मैं आपको, एक्सपेरिमेंट बताया ना, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव। तो बेसिकली हर्ट्ज, बाकी जाके मार्कोनी ने फिर उसको आगे और मॉडिफिकेशन किया, लेकिन हर्ट्ज में प्रैक्टिकली ऐसे प्रोड्यूस किया था। किसने प्रोड्यूस किया था? हर्ट्ज ने। प्रैक्टिकली पहली मरतबा किसने किया था बताओ? हर्ट्ज ने। और ये एलसी ऑसिलेशन ही काम करता है, याद रखो, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एलसी ऑसिलेशन। इस पे भी सवाल बन सकता है, ठीक है। बस ये लिखा हुआ है, द अबव एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू एलसी सर्किट। ये इक्विवेलेंट है किसके? एलसी सर्किट। ये जो दो एंड है ना, ये काम करते हैं कैपेसिटर की तरह, और यहाँ पर आपका इंडक्टर लगा होता है, दोनों पैरेलल।
शॉर्ट में बस ये याद रखना है आपको कि ये जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है वो कौन से इस पे काम करता है या किसके सिमिलर होता है, तो एलसी सर्किट के सिमिलर होता है। क्लियर हो गया शॉर्ट में? बस 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 बस, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो जितने फॉर्मूले आ रहे हैं वो सब बाय हार्ट करना है अपने को। सबसे पहला तो मैक्सवेल की जो इक्वेशन आपने याद किया ना चार, तो चार में से थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये अपने को इक्वेशन मिलता है। थर्ड से ये पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, डेबा डेबा डेबा, डेरिवेटिव का डी लिखते हैं ना, वैसे पार्शियल डेरिवेटिव डेबा होता है। तो डेबा स्क्वायर ई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला, वापस से देख लो एक बार, दोनों में कॉमन चीज भी देख लो और डिफरेंसेस भी देख लो, इधर ई उधर बी। हाँ, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेबा। जब हम लोग जो है ना वेरिएबल जो है ना वो एक से ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, मतलब कि जैसे कोई एक टर्म है जो कि सिर्फ एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मान लो वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, जेड पे भी डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक्स और टी डिपेंडेंट है, तो दो लोग पे डिपेंडेंट होता है तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बात करते हैं वहां पर, और एक ही डिपेंडेंसी रहती है तो फिर सिंगल डेरिवेटिव रहता है। चलो ये एक्सप्रेशन याद हो गया। प्रॉपर्टीज में ई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एक्स आपका जो कोई भी पोजीशन रहेगा, एक्स पोजीशन, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, ठीक है, और टी आपका टाइम है, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सेम बी का भी एक्सप्रेशन सेम है। हाँ, तो एक याद करो, दूसरा भी याद हो जाएगा, ई की जगह बी तो लगाना है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, सी का ये वाला एक्सप्रेशन अपने गोल्डन की पॉइंट में कवर किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप क्या करोगे, म्यू नॉट की वैल्यू पता है ना आपको 4.2 10⁻⁷, हाँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12, तो ये पुट करूंगा, उसका स्क्वायर रूट लूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा, तो इसके बराबर आएगा, तो ये सी के बराबर होता है। सी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, याद रहेगा। अच्छा, यहीं से ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आ सकता है ये। अभी फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन दे दिया आपको और बोलेगा कि इसका यूनिट क्या होता है, तो आपको पता है कि 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, सी के, तो सी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, खत्म, डायमेंशन पूछ सकता है 101 L1 M0 T-1। समझ पा रहे हो, हाँ, तो ऐसे सब सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, MLT फॉर्मेट में बोलेंगे तो 0 1 -1 ऐसे बनेगा। अच्छा, और एक और बात ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं इसको तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दूं तो इन्वर्टेंडो, तो या इसको इधर, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर डेबा, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये वाला भी ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो आपको ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है क्वेश्चन में दे दे और पहचानने के लिए आ जाए, हाँ, समझ लगा है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन सी स्क्वायर आ सकता है, तो ये एक्सप्रेशन से कर दिया, ठीक है। चलो, तो 2 पॉइंट याद हो गए, 2 फॉर्मूले याद हो गए अपने को, है ना। चलो इधर ध्यान दो अभी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो, नोट करने की जरूरत है, बता चुका हूं पहले, ई बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बराबर परपेंडिकुलर होते हैं।
ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, याद रखिएगा बात को, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं? जिसमें वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, एक ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है। मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल किसको बोलते हैं? जिसमें वाइब्रेशन ऐसे चले और वेव भी उसी डायरेक्शन में जाए, जैसे साउंड। साउंड आपका कौन सा वेव है? लॉन्जिट्यूडनल वेव है, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऐसे चलता है, टिडिंग डिंग डिडिंग, और वो भी आगे बढ़ता है। तो दोनों का वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम रहता है, पैरेलल रहता है, और इसमें परपेंडिकुलर होता है। समझ गए? ओके, तो ट्रांसवर्स वेव है, ये इंपॉर्टेंट है। ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी टाइम पर अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, उसका रेशो निकालोगे। क्या करोगे? रेशो, यानी E बाय बी करोगे तो आपका वो भी C के बराबर आता है, E बाय बी। तो आपने C और क्या देखा? 1/√μ0 ε0। तो E बाय बी ऑल्सो इक्वल्स टू C। हाँ, लिख सकते हैं, वही हो जाएगा सेम। तो आपका C किसके किसके बराबर आ रहा है? 1/√μ0 ε0 के बराबर आ रहा है, और E बाई बी, लेकिन E और B कौन से? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालोगे, C के बराबर है। तो एक चीज हो गई है। नेक्स्ट एक बात करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर यानी एस बार होता है बच्चों, एस बार सरफेस एरिया नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंटिंग वेक्टर। ये क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर? एक यूनिट एरिया से कितना एनर्जी फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पासिंग यूनिट एरिया। तो व्हाट इज एस बार? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, मतलब एक बहुत सारा एरिया उसमें से वेव जा रहा है, तो यूनिट एरिया में से कितना एनर्जी फ्लो कर रहा है, कितने रेट से कर रहा है वो भी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, या इट इज डिस्क्राइब बाय पॉइंटिंग वेक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुनो, नो, वहां सरफेस एरिया, एस कैपिटल एस बार है, ठीक है। वहां जो अपना पुराना कॉन्सेप्ट है वही चलेगा, अब इधर का उधर मत मिक्स करो। अच्छा, E क्रॉस B करने पर आपको क्या मिलता था, याद है? बराबर। तो मतलब ये एस बार किधर होगा पता है? समझ में आ रहा है? बराबर इधर पे, ठीक है। तो E बार क्रॉस B बार डिवाइड बाय म्यू नॉट आपका एस बार होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना आपको, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला। E क्रॉस B किधर आता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चलो अब मोमेंटम की बात करते हैं कि अगर मान लो ये एक सरफेस है आपके पास, और ये एब्जॉर्बिंग सरफेस है, कैसा है? रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो जब ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आएगा तो टकरा, तो मोमेंटम इसका क्या होगा? ओनली सिंगल मोमेंटम रहेगा। और आपको पता है अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो डबल मोमेंटम हो जाता था। हाँ, तो जो आपका मोमेंटम होगा यानी P, ठीक है, कौन से वाले में बात करें? परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए आपका जो मोमेंटम होगा वो आपका S डिवाइडेड बाय C होगा। S कौन है यहां पर? पॉइंटिंग वेक्टर, तो S डिवाइडेड बाय C। अब S का फॉर्मूला क्या है जरा चेक कर लो। P मोमेंटम, P का फॉर्मूला क्या बनेगा? S बाय C। लेकिन किधर? हाँ, exert pressure P on the surface which is known as, हाँ बराबर बराबर, प्रेशर, प्रेशर है, P is रेडिएशन प्रेशर, P क्या है? रेडिएशन प्रेशर। अच्छा, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको वो लगाना है कि एब्जॉर्बिंग में सिंगल रहेगा और रिफ्लेक्टिंग में डबल हो जाएगा।
समझ आ रहा है? रिफ्लेक्टिंग में क्या हो जाता है, मोमेंटम डबल हो जाता है ना, तो ये वाला टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट इंसिडेंट अपॉन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आपका प्रेशर क्या बनेगा, डबल हो जाएगा, 2s/c, बस खत्म। एब्जॉर्बिंग के लिए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग s/c प्रेशर बनेगा, रेडिएशन प्रेशर, और रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या बनेगा, 2s/c, कहानी खत्म। नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों भी साइनोसॉइडल होंगे, और फॉर एग्जांपल बोथ आर ट्रैवलिंग इन, अलग अलग तो जा नहीं सकते, साथ में ही चलेंगे। तो अगर एक जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस, दूसरा भी उधर ही जाएगा, एक साइनोसॉइडल हो दूसरा भी साइनोसॉइडल ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ में वेरी करते हैं, साथ में जीरो होंगे, साथ में मैक्सिमम, साथ में जीरो, साथ में नेगेटिव। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो इसका एक्सप्रेशन जरा चेक कर लो साइनोसॉइडल वाला। आपको इस पे सवाल बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इधर देखो एकदम सेम टू सेम दिखना चाहिए। अच्छा ये आपको पता है माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, कि एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब इट इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगा, नेगेटिव रहेगा, ये कहां पढ़ते हो हम लोग, इसमें वेव्स में पढ़ते हैं, साउंड वेव्स, और वो वेव वाला जो चैप्टर है ना अपना, हाँ पढ़ना है अभी अपने को भाई, हाँ वेव मोशन, ऑसिलेशन, वेव मोशन एक साथ उसको कवर करना है। चलो इधर देखेंगे, नेगेटिव रहेगा ना अगर इधर, तो इट इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, खत्म हो गई बात। हाँ हो सकता है, लेकिन उधर पे फिर वो वाई वाला टर्म रहेगा इधर पे, इधर एक्स दिख रहा है ना आपको, तो एक्स डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही लिया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके अंदर के आपका एक वेव नंबर है, के को क्या बोलते हैं, वेव नंबर, विच इज इक्वल टू 2π/λ, ठीक है, और ओमेगा आपको पता ही है 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के एक्स माइनस ओमेगा टी बोलते हो ना, के होता है 2π/λ, के इज इक्वल टू 2π, वेव नंबर नाम है इसका, 2π/λ। क्या माइनस साइन इंडिकेट करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, हाँ, ओमेगा यहाँ पर 2πf है, के यहाँ पर 2π/λ, और क्या करना है? अच्छा वेव नंबर बोला ना, वेव नंबर, ये सब टर्म इसलिए याद रखना, क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अच्छा अगर ये दोनों, ये वाला पार्ट अगर सिमिलर नहीं रहा ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, गलत एक्सप्रेशन दिया गया है। ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड और इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों साथ साथ में चलेंगे ना, हाँ, तो ये बात ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए, यहाँ के बाद का, यहाँ नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये वाला साथ में होना चाहिए, और साइन भी सेम होना चाहिए। ये नंबर है ना, ये अलग हो सकता है नंबर, यहाँ कोई नंबर आएगा ना, 10, 100, 50, जैसा अभी ऑल्टरनेटिंग में सिखा रहा था आपको, पीक वैल्यू, तो ई की ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू का कोई चेंज है, पीक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, पीक वैल्यू जो है ना वो चेंज, मतलब कैसा है कि साइन का फंक्शन है, तो जीरो होगा, जीरो से पीक वैल्यू पे जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव जाएगा, इस तरीके से चेंज होता रहेगा। ओके नेक्स्ट, हाँ हाँ वो अलग अलग रहेगा पीक, लेकिन साथ में ही जीरो पर आएंगे, साथ में मैक्सिमम पे जाएंगे। अच्छा अगर यही दोनों एक्सप्रेशन में ऐसे दे दूं, इधर पे माइनस उधर पे प्लस दे दूं, हाँ तो वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन नहीं है, और एक साइन और एक कॉस दे दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक, अभी अगली बार आपको कैसे पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पे न्यूमेरिकल आ सकता है, और ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक में से हो सकता है कुछ और दूसरे पॉइंट पूछ ले, पॉइंटिंग वेक्टर या और कोई पूछ ले। चलो यहाँ पर देखो, चलो इंटेंसिटी ऑफ साइनसोइडल प्लेन is defined as the average value of pointing vector taken over one cycle. मतलब एक प्लेन है मेरे पास, और
उसमें अगर मैं बात करूं कितनी, जैसे हम लोग फ्लक्स में बात करते हैं ना, कितनी फील्ड जाएगी या कितनी लाइंस फॉल करेगी, तो वो बोलते हैं उतना उसकी इंटेंसिटी है। तो अगर ज्यादा लाइन जा रही तो मोर इंटेंस है। तो इंटेंसिटी ऑफ साइनसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज, ठीक है, ओवर वन साइकिल, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जाता है, ये वन साइकिल हो गया। तो इसके लिए आप क्या बोलते हो, इसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर का ही क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज व्हाट, पॉइंटिंग वेक्टर टेकन ओवर एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर टेकन ओवर वन साइकिल। मतलब एक एक वेव है ना, तो एक वेव का बेसिकली एक एरिया पे जब फॉल करेगा तो क्या नाम है, कितना एवरेज ये रहेगा, पॉइंटिंग वेक्टर रहेगा, यानी एस कितना होगा, उसकी एवरेज वैल्यू ही इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ साइनसॉइडल बराबर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव कौन है, एस एवरेज है, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है। बराबर। अच्छा, एस का फॉर्मूला आप लोग ने ऊपर क्या पढ़ा था, ई क्रॉस बी है ना, अपॉन म्यू नॉट, बराबर है। बराबर है। उसी का जब आप एवरेज निकालते हो फॉर, जैसे एवरेज अपन कैसे करते हैं, अरे एवरेज का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है ना, वो ऐसे करके, तो उसका एवरेज सॉल्व करके ये फॉर्मूला आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी पूरा वन साइकिल के लिए सब एवरेज करके निकालेंगे तो आपका ये फॉर्मूला निकलता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आता कहां से, एस वाला है पॉइंटिंग वेक्टर है ना, उसका एवरेज निकालते हैं फॉर वन साइकिल, तो ई एम बी एम बाय टू म्यू नॉट। अच्छा, यहां से ये वाला फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हो, कैसे आएगा बताओ, मुझे बताओ। ई बाय बी इज इक्वल टू सी होता है, तो मैं यहां पर अगर मुझे ई के फॉर्म में चाहिए तो मैं बी को यहां पर, सी को यहां भेज देता हूं। तो बी की जगह पर अगर मैंने ई बाय सी रख दिया तो ई स्क्वायर बाय सी हो जाएगा। ऐसा उल्टा भी कर सकता हूं, है ना, ई की जगह पर मैं इसको उधर भेज दिया तो ई की जगह बी सी पुट कर सकता हूं। तो अगर ई की जगह मैं बी सी पुट करता हूं तो बी इंटू बी बी स्क्वायर और साथ में सी आ जाएगा। आया समझ में, एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा मॉडिफिकेशन आना चाहिए। अब ये मॉडिफिकेशन ऑप्शन में कहीं भी हो सकता है, जैसे देखो अभी पिछले साल का सवाल आपने कैसे देखा, वन अपॉन अंडर रूट, वो सी बोला उसने, तो वैसे ही बोल सकता है ना कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस, जिसमें क्या नाम है, आपको ट्रू और फॉल्स या इनकरेक्ट करेक्ट ढूंढना रहेगा। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप करेक्ट और इनकरेक्ट ढूंढ पाओगे ना उसके अंदर। तो इंटेंसिटी क्या होगी, जल्दी से बताओ इंटेंसिटी। हाँ, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ई एम बी एम बाय टू म्यू नॉट, इन टर्म्स ऑफ ओनली ई एम बात करो तो ई एम स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट सी, और बराबर, तो सी बी एम स्क्वायर या बी एम स्क्वायर सी बाय टू म्यू नॉट, बी एम सी स्क्वायर, बी एम सी तो सी स्क्वायर करोगे फिर आप, बी एम स्क्वायर सी या सी बी एम स्क्वायर। हाँ, नहीं, एनर्जी डेंसिटी आपको आगे दिया जाएगा या हम लोग ने उधर पे कर चुके हैं। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू बी और स्मॉल यू ई का फॉर्मूला, बी स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और ये टू म्यू नॉट आता है, ई स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, ठीक है। ये दोनों बराबर बराबर रहता है। अभी ये इधर पे कवर नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ है। हाँ, हाँ, एनर्जी वाला, एनर्जी डेंसिटी का पॉइंट नहीं दिया हुआ इधर पे। हाँ, एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक नहीं दिया हुआ है।
हाँ इधर क्वेश्चन में आया है, ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। हाँ हाँ ये फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। और हाँ दोनों का इक्वल रहता है। हाँ हाँ तो वही है ना एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और अभी सब क्वेश्चन है इधर पे, आ जाओ। ठीक है। अच्छा ये ना प्रूफ दिया हुआ है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होता है मालूम है ना, तो वो करने ये वाला पॉइंट सर आप आगे और देख लो। ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, इंटेंसिटी का याद हो गया, या एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। अच्छा फंडामेंटल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये भी पिछले साल के पॉइंट में दिया हुआ है ना, आर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज कैसे होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड से जाएंगे तो ईएम वेव नहीं बनेगा, पहले भी आ चुका है पॉइंट, यहां भी आ गया। एग्जाम्पल, रेडियो वेव्स एमिटेड बाय एंटीना अराइजेस फ्रॉम कंटिन्यूअस ऑसिलेशन। इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या चलता रहता है, चार्ज का ऑसिलेशन चलता रहता है, हेंस ऑसिलेशन होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। ऑफ चार्जेस विद इन द एंटीना स्ट्रक्चर, एंटीना के अंदर ही जो है ना चार्ज एक्सेलरेट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, मतलब एक्सेलरेशन भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब क्या होता है, वेव का आपस में मिलना, कंबाइन होना। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपस में क्या हो सकती है, कंबाइन हो सकती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ एक दूसरे मिल सकती है और नया वेव बना सकती है, समझ आ रहा है। इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा ये आपको अभी ये ऑप्टिक में तुम लोग ने शायद बीच बीच में लेक्चर वगैरह अटेंड किया होगा, तो उसमें पोलराइजेशन हम लोग बात करते हैं, तुमने किया होगा पोलराइजेशन। तो उसमें हम लोग देखो इलेक्ट्रिक वेक्टर लेते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है ना वो सारे ऑप्टिकल फेनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए काम आता है। तो कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ ईएम वेव, क्योंकि लाइट भी क्या है, एक ईएम वेव है, लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी ऑप्टिकल इफेक्ट। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग जो भी पोलराइजेशन वगैरह में इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात करते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर नहीं, इलेक्ट्रिक वेक्टर। फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिक वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट वाले सारे फेनोमेना एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब भी ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर को क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट वेक्टर, या ऐसा बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट वेक्टर, तो वो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक वाला नहीं, ये सब नहीं करना है, ये सिर्फ क्या ट्रांसवर्स नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होता है, तो वो पूरा एक ही है, पूरा वही डिराइव करके सम करके सब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बराबर है बस। अच्छा ये पॉइंट पढ़ो जरा, आपको समझ में आ रहा है जब आप, हाँ वायर के थ्रू कौन सा करंट जाता है, अच्छा वायर थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट, इस पे ही सवाल पूछा हुआ है पिछले साल। और ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों बराबर होते हैं और दोनों का डायरेक्शन आईडीआईसी, अरे वही सेम सर्किट में ना। तो ये सिर्फ बीच का जो फिलिंग है ना, मतलब इसको फिल कर रहा है ये, क्योंकि यहां से हमको कोई कंडक्शन नहीं समझ में आ रहा था कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये इतने में तो फ्लो करना ही नहीं चाहिए। हाँ आईसी आईडी के बराबर रहेगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी। हाँ तो वो टोटल करंट है ना, टू, हाँ आईसी और आईडी बराबर है ना, तो अगर आपको आईडी पता है, मैग्नीट्यूड पता है, तो आप आईसी का भी वैल्यू हाँ लिख सकते हैं। आईसी और आईडी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मैक्सवेल की चार इक्वेशन कौन कौन से है, पहला गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ है थर्ड,
और चौथा आपका कौन है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, याद रहेगा। इस पे भी ट्रू फॉल्स में सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस फॉर मैक्सवेल इक्वेशन आर करेक्ट, समझ आ रहा है, या ऐसे कुछ। तो ये चारों नाम याद रखो आप, इक्वेशन भी याद रखना है, नाम भी याद रखने का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इनहेरेंट आपको अभी बायोलॉजिकल टर्म में बताऊं तो जेनेटिकली अंदर खुद का व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सवाल क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो फ्रीक्वेंसी है, मीडियम बदलेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ये बात समझ लो। वेवलेंथ बदलेगा, डेंसर मीडियम में जाओगे वेवलेंथ कम हो जाएगा, स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, ओजोन क्या करता है मालूम ना, यूवी रे को सन से आने वाली यूवी रे को एब्जॉर्ब करता है ना, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन होता है फ्रॉम द सन, एंड दीज प्रिवेंट फ्रॉम देम फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मतलब हम पे गिरेगा तो पता है स्किन कैंसर वगैरह होगा, तो उससे बचाता है। फर्दर इट ऑल्सो ट्रैप्स, एक और बात ध्यान रखो, अर्थ जब हॉट हो जाता है ना तो ये इंफ्रारेड रे निकालता है, सनलाइट की वजह से अर्थ हॉट हो जाता है और फिर ये IR रेज निकालता है। तो जो हमारे पास ओजोन है ना, ये एक और काम क्या करता है, एक तो सन से आने वाली अल्ट्रा रे से, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, दूसरा अर्थ जब हॉट हो जाता है तो ये अपने अंदर से IR रेज निकालता है, इंफ्रारेड, ये उसको ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है, हाँ बाहर ना जाए, बाहर जाएगा तो अर्थ ठंडा हो जाएगा, तो ये इसको पकड़ के रखता है, तो एटमॉस्फेयर हमारा कैसा रहता है, गर्म रहता है। समझ में आ रहा है, याद रहेगा, ट्रैप्स IR and prevents them from escaping the earth's surface, it helps to keep the earth's atmosphere warm। ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह पड़ा होगा ना उसके अंदर, तो जो गैसेस है ना वो अर्थ से आने वाली जो IR है उसको पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ कैसा रहता है, गर्म रहता है। अगर ये ट्रैप नहीं करेगा ना, सारा चला जाएगा और अर्थ आपका एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और मेरे ख्याल से H2S वगैरह कुछ ऐसा, हाँ? चलो, इसका एक कार्टून वाला वीडियो अपन ने देखा था, हाँ चलो खैर ठीक है। तो ये कितने, ये कुछ क्वेश्चन बच गए हमारे और टेबल बच गया। टेबल अभी देख लेते हैं, थियोरेटिकल चीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। ओके, अब ये थोड़ा सा कैसा दिया हुआ है, ऐसा दिया है, चलो इसको रोटेट नहीं कर, तुम्हारे पास नोट्स है ना, तो ऐसे क्यों करोगे, उसको टेढ़ा कर लो ना, मैं ऐसा पढ़ लूंगा, ऐसा करने की जरूरत क्या है। ओके, तो लाइन वाइज पहले तो याद रखो उसको, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम लाइन वाइज याद होना चाहिए आपको। पहले नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, और फिर उसके अंदर फर्दर और रहेंगे, तो 7 आप पहले नाम याद कर लो, 7 कौन कौन से। गामा, तो सबसे कम वेवलेंथ वाला याद रखो, सबसे कम वेवलेंथ वाला पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा है, सीधा एमसीक्यू सवाल आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट वेवलेंथ अमंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में सबसे क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे, मैं आपको बताऊं, E इज इक्वल टू HNU, फॉर्मूला पढ़ा है आप लोग ने, हाँ तो आप सुनो, E इज इक्वल टू H ओके C बाय लैम्डा, ठीक है, और नहीं नहीं एक मिनट रुको, देखो V इज इक्वल टू N लैम्डा पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव N लैम्डा, अच्छा अच्छा एक काम करें, ये रुको, ये पता है आपको, न्यू की जगह C बाय लैम्डा रखते हो, मालूम है ये, तो मतलब ये न्यू के बराबर हुआ ना, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा आपका वेवलेंथ है, क्या रिलेशन है, इनवर्स है। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, बस
न्यू की जगह एन आया है, समझ आ रहा है, सी की जगह वी आया है। आप रिलेशन के लिए याद रख सकते हो यहां पर, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और इनवर्स रिलेशन होता है, ये याद रखो। क्या लिखोगे भाई, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, इसको रीअरेंज करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारा दिया रहेगा ए बी सी डी ऐसे, कि कौन सा ऑर्डर आपका सही होगा। ए बोल देगा कि गामा है, बी बोल देगा एक्सरे है, अल्ट्रा वायलेट है, ऐसे कोई भी बोल देगा, और उसका ऑर्डर आपको चेक करना है, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम वाला। समझ आ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले नाम कौन है, गामा रे, फिर कौन है एक्सरे, फिर यूवी, फिर उसके बाद कौन, विजिबल। विजिबल कौन सी, वेब की ओर पढ़ते हो ना आप लोग, हाँ। फिर उसके बाद कौन है, आईआर है, माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव है। हो गए पूरे 7, ऐसे फिंगर पे याद कर लो अच्छे से। शुरुआत कहां से करोगे, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो। याद हुआ, ठीक है। गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो। सबसे बड़ा रेडियो वेव रहेगा वेवलेंथ में, हाँ, फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगी उसकी। हाँ, तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन आएंगे तो फटाफट आप क्विकली कर लोगे इसको, ठीक है। बाकी ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं याद कर सकते इसको। हाँ, तो ऐसे आपको याद नहीं करना है, बस आपको नंबर एक सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है कि आप देख लो कम ज्यादा क्या है। हाँ, और कुछ नहीं पढ़ना अपने को, बस ये लाइन से पूरा याद करना है, कम वेवलेंथ ज्यादा वेवलेंथ, खत्म, ठीक है। उसके अंदर सब वाले कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, दो चीज याद रखना है बस, एक तो ऑर्डर पूरा याद कर लो, और कम वेवलेंथ, लीस्ट और मोस्ट याद रखने का, बस खत्म, बस 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 खत्म, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। क्या, नहीं नहीं वो सब नहीं आएगा भाई, इतना इतना सारा तुम लोग कभी नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, और अच्छे खासे, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इतने छोटे से, इसमें तो हाँ, नहीं नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, बस लाइन से ही पूरे 7 याद कर लो, और लीस्ट और मोस्ट याद रखो बस। ई बार एंड बी बार आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ई बार बी बार कौन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मालूम है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अलोंग, क्रॉस करके मिलता था डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, याद करो, पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है तुमको। ई बार और बी बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ई क्रॉस बी करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मिलेगा ना, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, जब एक वेव ट्रैवल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहां से वहां कौन नहीं जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एनर्जी तो जाता है, वेव तो एनर्जी एनर्जी मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करता है, चार्ज नहीं जाता है, चार्ज अपनी जगह ही ऑसिलेट होता रहता है कैपेसिटर के अंदर ही। चार्ज इंफॉर्मेशन क्यों नहीं जाएगा, अभी सुनो, तुम बात करती हो हेलो, एक इंफॉर्मेशन है, हाँ, मैसेज करती हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में जाता है, वो भी तो इंफॉर्मेशन है, आया समझ में, ओके। तो चार्ज नहीं जाएगा, डू नॉट ट्रांसपोर्ट, चार्ज वहीं पर ऑसिलेट होता रहता है, कैपेसिटर से इंडक्टर, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से, ये ऑसिलेट होता रहता है, जिसकी वजह से ईएम वेव बनता है, वेव जा रहा है, तो एक एनर्जी जा रही है, चार्ज नहीं जा रहा है, तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता जब वेव जाता है, तो समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या, वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, तो आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे ई का और बी का दिया जाता था, है ना, साइन वाला, तो यहाँ पर साइन, ये आपके लिए क्या हो गया अगर आप देखोगे तो,
ओके, तो ये पाई भी अंदर जाएगा, हाँ पाई भी अंदर जाएगा ना, तो पाई अंदर भेजो, तो 3 पाई 10⁶ x, तो ये आपका k हो गया, इधर भी पाई आ जाएगा, तो आपका k कितना हो जाएगा 3 पाई इंटू 10⁶ होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ रहेगा अंदर तो उसको अंदर भेज के देखना, तब जाके x के बाजू वाला k रहेगा, समझे कि नहीं समझे। तो k आपका 3 इंटू 10⁶ नहीं है, सिर्फ k आपका क्या है, पाई अंदर आएगा तो 3 पाई इंटू 10⁶ है। अच्छा, और ये कितना है 9 पाई इंटू 10⁻14, ये आपका ओमेगा है, ओमेगा टी याद आ रहा है, जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करोगे तो kx माइनस ओमेगा टी, तो आपको ये मिल गया। क्या पूछ रहा है वो, स्पीड ऑफ द वेव, तो इसका ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चों, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही हो, हाँ तो ओमेगा बाय के, तो v का ना शॉर्टकट फॉर्मूला है ओमेगा बाय के। ओमेगा अगर आपको पता है, के पता है, दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे मैं बताता हूँ, रुको मैं बना के बता रहा हूँ, पहले बताओ ओमेगा कितना है इतना, अच्छा और ये कितना है के 3 पाई इंटू 10⁶, कैंसिल 3 3 9, कैंसिल हुआ, कितना बचा 8, आंसर कितना आ गया बच्चों 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आता है, ये फॉर्मूले का मैं अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूं, नहीं बता देता हूं, लिख लो यहाँ पर, v इज इक्वल टू एन लैम्डा है कि नहीं, ये पता है आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव, और सुनो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, तो 2 पाई के इधर भेजूंगा, एन की जगह ओमेगा बाय 2 पाई लिख सकता हूं, ओमेगा बाय 2 पाई हो गया, ये लंगड़ा, ये लंगड़े को अगर अपॉन के इधर भेजूंगा तो अपॉन के अपॉन में जाएगा, ये कौन होता है के, तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, ओमेगा डिवाइड बाय के कर देने का, आपकी मर्जी, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के फॉर्मूला याद रखना जरूरी है आपके लिए, ये दोनों चैप्टर में काम आएगा। आपका वेव वाला जो चैप्टर है ऑसिलेशन, समझ आ रहा है, या वेव मोशन, उसके अंदर भी काम आएगा। याद रहेगा क्या करने का, ओमेगा डिवाइड बाय के कर देना। चलो नेक्स्ट करते हैं, नोट्स में नोट करके रखो उसको, ये फॉर्मूला पेज पे आपका इधर उधर हो जाएगा, हाँ नोट्स में इंक्लूड करके रखो उसको, या आपका जो क्या नाम है, अगर फेयर पूरा बना रहे हो उसमें भी लिख सकते हो। नेक्स्ट करो, अच्छा ये क्या बोल रहा है बच्चों, इन द अबव प्रॉब्लम, अबव वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, तो ओके मुझे एक चीज बताओ, ये पाए अंदर जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये हो गया, अच्छा के का फॉर्मूला क्या है, ठीक है लैम्डा निकालना है मुझे, वी थोड़ी निकालना है, हो गया वो क्वेश्चन हो गया। उसी क्वेश्चन में दूसरा सवाल है, लैम्डा को इधर भेज दो और के को इधर बुला लो बच्चों, ये के की वैल्यू कितनी दिया है, जल्दी बोलो, 3 पाई 6, पाई पाई कैंसिल, 10⁶ ऊपर चला गया -6, 2/3 काटूंगा तो 0.666 आते जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट को मैं 3 आगे ले लेता हूं तो नैनो हो जाएगा, 666 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में करना पड़ता तो 666 होता वो, हाँ एनर्जी डेंसिटी का याद है हम लोग को फॉर्मूला, देखो सुनो, मैं एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू बी और स्मॉल यू ई, ये इलेक्ट्रिक वाला एनर्जी डेंसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक वाला हो गया, इसका फॉर्मूला होता है हाफ, इसमें भी हाफ आएगा, लेकिन अभी नेक्स्ट सुनो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और यहां पर
म्यू नॉट नीचे आता है और ऊपर बी स्क्वायर होता है, बस खत्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने देखा हुआ है, और ये वाला फॉर्मूला हम लोग कहाँ देख, सॉरी हाँ ये मैग्नेट वाले इसमें देखते हैं, वहां पर एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट, ये वाला ई का है और ये वाला बी का है। हाँ नहीं आया तो उसको याद कर लो, नोट कर लो। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं उसको। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और यू बी, स्मॉल यू बी, लेकिन हाँ स्मॉल है, स्मॉल, कैपिटल नहीं, कैपिटल वाला तो एनर्जी होता है। हाँ कैपिटल यू ई लिखूंगा ना, उसका फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर था। हाँ और कैपिटल यू बी, तो ये इंडक्टर में जितनी एनर्जी स्टोर होती है, सॉरी कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड केस में, और यहाँ पर मैग्नेट, हाँ ये इंडक्टर में होता है, तो हाफ, क्या लिख रहा हूँ मैं भी गलत लिख रहा हूँ, हाफ इधर पे आएगा क्यू एम स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय सी, और इधर पे आएगा हाफ एल आई स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, ये कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? हाँ ये दोनों फॉर्मूले भी, ये तो हो चुके अपने एलसी ऑसिलेशन में। डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी है दोनों भी। इस पे पिछले साल ही सवाल आ चुका है, ऑप्शन में था ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो एवरेज एनर्जी होता है इट इज एसोसिएटेड इक्वली विद इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। नहीं इट इज एसोसिएटेड बोला है, तो जितना इलेक्ट्रिक के लिए अपन बात करते हैं उतना ही किसके लिए होता है, मैग्नेटिक के लिए बात करते, मतलब यही एक एनर्जी होती है जो दोनों में चेंज होती रहती है, तो जितना इलेक्ट्रिक से एसोसिएटेड उतना ही मैग्नेटिक से इक्वली एसोसिएटेड। और दोनों, हाँ ये भी जैसे एनर्जी ऑसिलेट होता रहता है तो एनर्जी डेंसिटी भी पर यूनिट वॉल्यूम। ये बताओ कौन सा पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, है ना, खत्म। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कौन सा फॉर्मूला होगा? हाँ तो देखो ये वाला भी है ना, ये यू कैपिटल यू ई है, स्मॉल यू ई है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी डेंसिटी पूछा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको याद है अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो आई आर रिफ्लेक्ट होके आएगा उसको ट्रैप नहीं करेगा, तो ठंडा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर लोअर होगा ना, जीरो होगा ऐसा थोड़ी है, ठंड कम हो जाएगा, तो लोअर ऑप्शन सही होगा। हाँ ओजोन के बारे में आप पढ़ रहे थे अभी, आप लोग ने पूरा इसका लेयर के बारे में पढ़ा है, इसके एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ओजोन जो लेयर होता है वो किधर होता है आपका, स्ट्रेटोस्फियर में होता है, किधर होता है, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये ध्यान रखना। हाँ तो ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटो में रहेगा, ऑप्शन भी चेक करना पीछे। हाँ
तो उसको रिफ्लेक्ट थोड़ी करता है, उसको तो ट्रैप करता है, इसको ट्रैप करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको ट्रैप करता है, ये अर्थ से रिफ्लेक्ट करके आता है तो उसको ट्रैप करके रखता है, तो अर्थ वार्म रहता है। तो इसका ये होगा, इसको रिफ्लेक्ट करे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन भी चेक करते चलना। हाँ, ये क्या है, द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम, याद करो अभी, हाँ 9 to 10 सबसे लास्ट वाला, तो SHF हो जाएगा, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। सेकंड हो गया ना, देखो हमने सिर्फ 10 का पावर से बता दिया। हाँ, तो 6 to 7 है, बताओ कौन होगा ये। पहले लाइन वाइज चलो, 7 निकाल दिया है ना, 7 पहले क्या था, 4 to 4 था, फिर 4 to 5, फिर 5 to 6, 6 to 7, अपने को क्या चाहिए, 6 to 7 ही ना। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी। आंसर भी चेक करो, आंसर भी चेक करना, बराबर ना, हाय हाय हो गया। देखो सुनो, सुपर है, अल्ट्रा है, फिर वेरी हाई है, फिर हाई है, फिर मीडियम है, फिर लो है, फिर वेरी लो। 7 है, 7 है, 7 7 है, 7। चलो एम्पलीट्यूड, उसके अंदर टेबल में देखो, AM रेडियो वेव का जो हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होना चाहिए, 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा या कम, या 2000 से कम, या 2000 से ज्यादा। AM वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव, AM। जैसे FM होता है ना, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वैसे AM भी होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM वेव रेडियो वेव में मिलेगा तुमको, रेडियो वेव में लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज। AM है, बताओ जरा। तो लेस देन होता है, याद रखना, कितना, 30 मेगाहर्ट्ज से कम रहे। अच्छा, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, EM वेव के रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। EM वेव क्या ट्रांसवर्स होता है, सही बात है, ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम। एक मिनट, क्या आप अच्छे से पढ़ो, ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम, मीडियम बदलेगा तो स्पीड बदलेगी ना, फ्रीक्वेंसी, हाँ समझ गए। देखो डेंसर मीडियम में जाएगा ना तो स्पीड कम रहेगा, ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, हाँ ये सही है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, मालूम है आपको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज के एक्सेलरेट करके, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। हाँ, चलो इधर पे, वेव रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन आर, ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन में IR यूज हो, नहीं माइक्रोवेव यूज होता है मेरे ख्याल से, माइक्रोवेव नहीं, टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव, ये टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव यूज होता है, जरा चेक करना एक बार, एप्लीकेशन में चेक करो, एप्लीकेशन है ना, हाँ इंफ्रारेड, ये रिमोट में, IR भी टेली, चलो ये बताओ, हाँ स्टेशनरी का को ट्रांसफर्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट मालूम है ना, बराबर, ये वाला तो 1/√μ0 एप्सिलॉन मालूम है ना, सी का, ये बताओ अभी। हाँ, IR को ट्रैप करती है ना गैस, तभी तो अर्थ वार्म रहता, तो IR आएगा सीधा सीधा, ठीक है।
अच्छा ये याद है मैंने बताया दो करंट के बारे में, कंडक्शन करंट आईसी और डिस्प्लेसमेंट करंट। मैंने बोला था दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, डायरेक्शन भी सेम होता है। अच्छा अब एसी सोर्स लगाओ चाहे डीसी लगाओ तब भी बराबर ही होगा। एसी सोर्स लगाया मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट आप दे रहे हो, डीसी लगाया तो डायरेक्ट बैटरी लगा रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में तो बोथ एसी एंड डीसी। हाँ पहले भी बात कर चुका हूँ और इस पे सवाल भी आ चुका है आपको, ये पिछली बार नीट के अंदर आप लोग को सवाल नहीं था एक ऑप्शन में। हाँ तो कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है, तो वो सही स्टेटमेंट था, और एसी डीसी दोनों के लिए सही होता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाए। खत्म, ये करो चलो। PYQ है कुछ, फॉर अ वेव प्रोपोगेटिंग आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, जो दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। वेवलेंथ, हाँ बराबर, तो ये फ्रीक्वेंसी धोखा नहीं देता है, थर्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका जरा ऑप्शन देखना क्या बोल रहा है। IR फ्रीक्वेंसी, इसका जो है ना इनहेरेंट प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा था, याद आ रहा है, जो बदलता नहीं है। सेकंड का थर्ड दिया है, हाँ तो जो सन से आने वाली जो लाइट होती है ना, सन से आने वाली, तो कौन सा वेवलेंथ जो है वो एज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज किया जाता है, तो वो ये याद रखना भाई, तो ये सब थियोरेटिकल है जो आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा क्या। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन वाला आया। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ एक चीज, सुनो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। अब आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका ई नॉट का वैल्यू हो गया कॉस, और ये कौन हो गया आपका ओमेगा टी, माइनस ये कौन हो गया के एक्स, एक्स के साथ में, हाँ ध्यान रखने का, टी के साथ में रहा तो ओमेगा होगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस भी हो सकता है, ठीक है, और माइनस भी आगे पीछे भी हो सकते हैं। अच्छा एक और बात, ये नेगेटिव है तो ये कहाँ ट्रेवल कर रहा है, इधर एक्स लिखा हुआ है ना, तो इट इज ट्रैवलिंग, नेगेटिव का उल्टा सोचने का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। सम टाइम इधर जेड भी लिखा होगा, वाई भी लिखा होगा, तो वो उस एक्सिस में ट्रैवल कर रहा होगा। हाँ क्या, हाँ साइन पॉजिटिव में जा रहा है, अब उधर एक्स लिखा हुआ है तो समझ जाने का एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, लेकिन वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा होगा, आया समझ में? ओके, अच्छा आप क्या बोल रहा है, मतलब ई जेड जो है जेड एक्सिस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, वाई वेक्टर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, लेकिन वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। चलो यहाँ पर क्या मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स बोला है, ये तो गलती हो गया यहाँ पर, सीधा सीधा वाई बोला है तो गलत हो गया। ठीक है, आप सुनो, तो ये एक्स डायरेक्शन ये भी सही है, एक्स डायरेक्शन ये भी सही है। अब अपने को ये दो चीज, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम दिया, तो वो चेक ही नहीं करोगे आप, वेवलेंथ चेक करेंगे। अब वेवलेंथ चेक करने के लिए जाना पड़ेगा के पास, के इज इक्वल टू 2π/λ होता है, तो के इज इक्वल टू बोलोगे 2π/λ, तो ये इधर तो लैम्डा इज इक्वल टू 2π/के की वैल्यू बताओ, के पाई इंटू 10⁻⁻2 ना बच्चों, पाई पाई कैंसिल, -2 पर गया 100, तो 200 हो गया ना, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ये सिर्फ इसको देख के ऐसे डरने का नहीं है, अपना सिंपल मैं वही है, उसे कंपेयर करके बस बात कर ले। ठीक है चलो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक। देखो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज पे सवाल है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी ही है एक्चुअल में, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का अटेन द मैक्सिमम मिनिमम बता चुका हूँ, मैक्सिमम मिनिमम साथ साथ में करेंगे, ये भी सही है।
एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिवाइडेड इक्वली बिटवीन, एनर्जी दोनों में इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स में। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल बोल दिया, परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये भी सवाल मैंने आपको करवाते हुए पूछ चुका था, है ना, क्योंकि ये क्या है मालूम है, 1/√μ0 ε0 है, और वो c के बराबर होता है। c मतलब वेलोसिटी बराबर, तो L1 m0 ये किसके बराबर, पहले सोचो, माइनस भी है, 1/√μ0 E0 है, ε0 है, तो ये c के बराबर होता है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, मतलब L1 और t-1, t का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या होगा, मीटर का 1 मतलब L1, सेकंड का 1 मतलब t-1। एक मिनट, तो इधर क्या माइनस हाफ लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा माइनस हाफ के साथ बोल रहा है, वो सी के बराबर है। माइनस हाफ क्यों नहीं देख रहे हो तुम, नीचे जाएगा प्लस होके यही बनेगा ना पूरा एक्सप्रेशन, सी के बराबर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना कहानी। वो दूसरा ऑप्शन देख रहे थे हम लोग, ठीक है, ये जरा देखो बच्चों, अच्छा सुनो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव एसोसिएटेड विद ईएम वेव, प्रोपोगेशन है जेड एक्सिस पर, मतलब ये जाएंगे जेड एक्सिस पर, तो ई क्रॉस बी करने पर मुझे जेड एक्सिस मिलना चाहिए। अच्छा जेड एक्सिस पे कौन सा, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन सा आता है, के कैप आता है। अच्छा के कैप, अगर देखो ये पहला ऑप्शन अगर मैं लाइन वाइज चेक करूं, इसका आई है और इसका जे है, तो जब आप ई क्रॉस बी करोगे है ना, तो आपका इसका यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप क्रॉस जे, आई जे किसके बराबर होगा, के, तो ये बराबर दे रहा है ना फिर, देखो ई बार है ना, सुको ई बार है ना, तो ई बार क्या है, ई नॉट आई कैप, हाँ, बी बार आपका क्या है, बी नॉट जे कैप, तो मैंने क्या किया, ई की जगह ई नॉट रखूंगा, बी की जगह बी नॉट जे कैप, तो आई क्रॉस जे ऐसी रहेगा और ई नॉट बी नॉट बाहर चला जाएगा, है ना, आई क्रॉस जे, ये सर्कल का रूल पता है वेक्टर में, आई जे के, तो अगर साइक्लिक में जा रहे हैं आई क्रॉस जे तो के बराबर होगा, उल्टा आ गया, आगे जे क्रॉस आई हो तो माइनस के, उल्टा हो गया तो माइनस के होता है, वेक्टर में सीखा है हम लोग ने, तो तुम वैसे ही एब्सेंट रह रहे के कितना सारा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तुमने, कुछ आया समझ में, सीधा सीधा हो गया, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप के क्रॉस आई करते हो, देखो यहाँ पर के क्रॉस आई तो जे के बराबर होगा, तो वाई एक्सिस में आएगा, जे क्रॉस आई ये वाले केस में कैसा होगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के बराबर होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाले में जे क्रॉस ये भी माइनस, खत्म, जे क्रॉस के आई तो नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। हाँ समझे ना डायरेक्टली कैसे करना, चलिए बताओ, ये तो ऑर्डर वाला हो गया, आपको पता है वेवलेंथ सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम लास्ट में होगा, तो गामा सबसे लास्ट में किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में, और सबसे ज्यादा किसका होता है, ये चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा माइक्रोवेव ही होगा, और ये वाले में आईआर इधर दे दिया, तो हाँ फर्स्ट, कहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम लास्ट में, सबसे बड़ा पहले, तो माइक्रोवेव हो गया, पहला लास्ट इक्वल खत्म हो गया, है ना, सीधा सीधा हो गया ये देखो फिर से आपको ये वेक्टर ऐसा दे दिया, इंस्टेंटेनियस वाला दे दिया। अच्छा यहां पर अगर आप गौर से देखोगे ये एक्सप्रेशन में के जेड माइनस ये कौन हो जाएगा मेरा, ओमेगा टी। अच्छा यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, जेड से बराबर, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड एक्सिस, लेकिन कौन सा नेगेटिव बीच में है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रहा है, ये बात समझ में आ गई। और इधर आई कैप लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां होने वाला है, वाई एक्सिस पर। ओके अच्छा खैर वो अभी पूछा क्या उसमें सवाल देखते हैं, वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर
या वेव नंबर जो है आपका के, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक मिनट को, ये कहाँ ट्रैवल कर रहा है? वैक्यूम में। मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? सी होता है, बराबर 3 इंटू 10⁸ होता है, मालूम है सबको। अच्छा मुझे बताओ, ये ओमेगा ये के है, ओमेगा बाय के किसके बराबर होगा? सी के या वी के। और जो के वी आपको वैक्यूम में पता है कितना होता है? वी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, भूल गए? तो ये हाँ, के इधर सी वी इधर पे, तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? ओमेगा बाय वी। ओमेगा कितना है? 6 इंटू 10⁸, और ये आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸। कैंसिल हो गया, 3 2 यानी 2 आ गया, खत्म। यूनिट इसका मीटर इनवर्स होता है, 2 बाय लैम्डा होता है ना, लैम्डा मीटर होता है, इसका मीटर इनवर्स होता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 2 मीटर इनवर्स। समझ गए कहानी? माइक्रोवेव ओवन मालूम है ना? हीट, ये जब हीट करता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉफी या कोई भी चीज उसमें गर्म करने के लिए रख दी, तो बेसिकली करता है क्या? इसको मैं एक हिंट बता देता हूँ आपको। जब उस सब्सटेंस का क्या नाम है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से क्या करता है? मैच कर जाता है। तब ये मैक्सिमम वाइब्रेट करता है, मैक्सिमम ऑसिलेट करता है, और वो गर्म होने लगता है, फ्रिक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, तब ये गर्म हो जाता है। समझ आ रहा है? अब उस बेसिस पर आंसर करो उसको। IR wave produce heating in a microwave. Frequency of microwave must match the resonant frequency. Resonant frequency को क्या करना चाहिए? मैच करना है, तब जाके वो क्या करने लगता है? उसको हीट करने लगता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। इधर पे क्या दिया है? एनर्जी दिया है आपको, और बोल रहा है कि बताओ कौन सा रे होगा? गामा रे होगा, एक्सरे होगा, इंफ्रारेड। तो हम लोग ने एनर्जी का रेंज भी याद किया हुआ है, 15 किलो। किलो मतलब हो गया 10⁻3। हाँ हाँ, तो आपका गामा का पहले रेंज याद करो, गामा का क्या था? 5 से नहीं, 4 से 7 था, और उसके नीचे आऊंगा मैं तो 3 से 5 था, तो 3 आ गया ना, 3 से 5 के अंदर 3 आ गया। हाँ, तो वो करना पड़ेगा, तो एक्सरे सेकंड आ जाएगा, एक्सरे। हाँ, कौन सा ये? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के डबल आ जाता है ना, 2E/c। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है? मोमेंटम ट्रांसफर का है ये, मोमेंटम। एक्चुअल में ये सब फॉर्मूला ना हम लोग कहाँ करते हैं? वो डुअल नेचर वाले चैप्टर के अंदर दिया हुआ है ये सब, इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। 2E/c, वो अलग था। देखो ये वाले फॉर्मूले ना अपने को इधर दिए नहीं है, समझ में आ रहा है? ये वाले फॉर्मूले नहीं दिए, तो इसका 2E/c आ जाएगा फिलहाल। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है ना, इसके सुनो, इसके जो फॉर्मूलेज है ना, ये भी आपको सुनो। हाँ, तो ये वाले फॉर्मूले ना, इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, नोट करना उसको। हाँ, ये सब क्वेश्चन करने के लिए कहाँ ज्यादा हो रहे हैं फॉर्मूले? ओके, तो थोड़ा सा यही वाले क्वेश्चन जो है ना आपको ध्यान रखना है, बाकी सब क्वेश्चन थियोरेटिकल बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो सॉल्व करें। मैंने क्या बोला भाई? I/c किसके बराबर होगा? ओके, तो B0²/2μ0 है ना। I की जगह पर मैं लिख सकता हूं पावर अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा πr²। सही बात है, और 2μ0 को उधर भेज देता हूं, इधर पे बचेगा B0 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर रहने देता हूं, इधर सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद लेकर आऊंगा। हाँ, चलो। पावर की वैल्यू कितनी है? 9 मिलीवॉट, 10⁻³ ये कितना है? 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। पाई ऐसे ही रहेगा। अच्छा, 1 मिली, रेडियस 1 मिली हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर करूंगा तो -6, 3 इंटू 10⁸। चलो सॉल्व कर डालो, पाई से पाई गया, 10 का पावर -6, और ये कैंसिल हुआ -1। ठीक है, 3 3 9,
ओके, अब मेरे पास क्या क्या नंबर बचा और 10 का पावर क्या बचा वो देखना है अपने को। -3 -1 -4 हो जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा तो -8 यानी -12 से 6 चौक 24, 24 इंटू 10 का पावर -12 बचा। तो बी नॉट है ना, बी नॉट का स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा, है ना। 10 का पावर आपका -6 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ये कितना होगा, 4.9 समथिंग होगा। ओके, तो आपका हो गया 4.9 समथिंग आ गया बी नॉट। ये आपने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड, तो टेस्ला 4.9 माइक्रो टेस्ला। ये देखो 8 ऊपर गया तो -8 -3 -1 -4 -8 -12, -12 का बाहर -6। बोलो समझ में आ गया ये? देखो पूरा कैलकुलेशन समझ आ रहा है कि नहीं? थ्री टू ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ये 3 है 9 से कटाना, किसका 2? वो डायमीटर है, रेडियस 1 mm रखोगे ना, तो मिली का उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, -6 हो गया। आ गया ना? तो ये रिलेशन याद रखना। हाँ, ये वाला इंटेंसिटी ऑफ सन ऑन अर्थ इज दिस, आई दिया हुआ अपने को, वाट पर मीटर स्क्वायर। वही ना, पावर पर एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। कैलकुलेट रेडिएशन प्रेशर, हाँ ठीक है, I/C। तो यहां से मुझे रेडिएशन प्रेशर निकालना बोला ना, तो I डिवाइड बाय क्या करना है, सिंपली C करना है। हो गया सॉल्व, ये तो सीधा सीधा एक ही झटके में। चलो, रेडिएशन प्रेशर क्या है, I डिवाइड बाय C, 1400 ठीक है। ये 2 इधर कैंसिल होगा, 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। 14 से काट दो, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 4 18, 4.6 10 का पावर 7 का को -6, ठीक है। प्रेशर है, यूनिट लगेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, खत्म। 2 0 था ना, तो नीचे 10 का पावर 6 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, खत्म, हो गया सॉल्व। समझ लो। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है भाई, जब अपने को उसकी स्पीड बताओ, वेलोसिटी का रेशियो याद आ रहा है? ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, अगर मैं बोल रहा हूं मीडियम का या एक काम करो, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहां पर आपको वेलोसिटी में क्या बोला था मैंने, सीधा सीधा चलता है, ऊपर का ऊपर, यानी v1 बाय v2 ऐसे चलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वेलोसिटी का रेशियो, अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स चालू करेंगे ना, वहां पर हो जाएगा ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या कितने फॉर्मूले इसके मालूम है आपको? एक आपका वेवलेंथ वाला फॉर्मूला भी है, λ1 बाय λ2। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी है, उल्टा होता है। पूरा फॉर्मूला हो गया, सुनो। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दिया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो मीडियम में ट्रेवल कर रहा होगा तो कहां से आया, वैक्यूम से आया और मीडियम में घुसा, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। तो अगर मुझे ये, इसको फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू आपका वैक्यूम, क्या चलेगा, वैक्यूम। तो यहां पर वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है c, मीडियम में होगा vm, मीडियम में क्या होगा, vm। c तो आपको पता ही है ना ऑलरेडी, और क्या यहां से इस इक्वेशन से, सुनो, क्या इस इक्वेशन से आप v निकालना नहीं सीखा आपने?
ये देखो ये वाला पार्ट पहले लेकिन अंदर भेजना, हाँ, या तो एक काम करो, नहीं डिवाइड ही करना है ना अपने को, नहीं भी करोगे तो चलेगा। यहाँ कितना नंबर है 1, यहाँ कितना है 2 इंटू 10⁸। अब ये अंदर भेजूंगा भी तो मैं डिवाइड करूँ तो कैंसिल ही होगा। तो आप डायरेक्टली क्या करो, v निकालने के लिए v ऑफ द मीडियम है ना, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, दिस डिवाइड बाय 1 ना, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1 मतलब वही आएगा ना, ये आपको vm मिल गया। अब आ जाओ इधर पे, अरे z के बाजू में कितना है 1 ना, वैक्यूम है, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट c होता है, मीडियम में vm होता है, हाँ, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, जैसे म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 का 1 ऊपर 2 का 2 नीचे। c कितना है 3 इंटू 10 का पावर 8, और ये कितना है 2 इंटू 10⁸। बताओ क्या आंसर आया, हो गया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब समझ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका रे ऑप्टिक्स के साथ कंबाइन किया गया, रे ऑप्टिक्स बोले या वे ऑप्टिक्स के साथ में, वे ऑप्टिक्स में एक्चुअल में, रे ऑप्टिक्स में नहीं, रे ऑप्टिक्स में, हाँ रे ऑप्टिक्स में भी है, रे ऑप्टिक्स में वे ऑप्टिक्स दोनों में। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला सवाल, दो कॉन्सेप्ट कंबाइन करके पूछा हुआ है। फिजिक्स में वैसे ही होता है, 2-3 कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है। ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा ना, खत्म, सीधा सीधा है तो, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला आपको दिया नहीं है, ये वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है एयर या वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। चलो मैं बता देता हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, m का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ना, वैक्यूम c बाय vm। अब आपका जो मीडियम बोल रहा है वो क्या है, मीडियम क्या है, वैक्यूम ही है ना, तो c बाय c होगा ना, है ना, समझ गए, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये अभी h कौन आ गया यहां पर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो या मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता था बाबा की मूछ, है ना, हाँ, तो ये नॉट नॉट लगा दिया तो ये ऐसे आ जाएगा, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच नॉट, ओके। तो एच नॉट का बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा कुछ, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हमको क्या बोला है कि एच नॉट और बी नॉट के बीच में रिलेशन, बराबर है, एच नॉट और बी नॉट के बीच में रिलेशन पूछ, नहीं ई नॉट और एच नॉट बोल रहा है, सॉरी। तो मुझे एक बताओ, एक मिनट को, हाँ, ई नॉट ई बाय बी इज इक्वल टू क्या था, सी था, है ना, और सी इज इक्वल टू क्या था, किसी को याद है, 1/, हाँ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, बी नॉट की जगह आप ये लेकर आ सकते हो, बी नॉट की जगह पर, तो यहां पर आ जाएगा ई नॉट अपॉन म्यू नॉट एच नॉट, समझ गए। अब एच नॉट इज इक्वल टू बनाया हुआ है ना इक्वेशन, तो मैं भी वैसे ही बनाता हूं, एच नॉट को वहां भेजता हूं और इसको यहां लेकर आता हूं, रुको, इज इक्वल टू एच नॉट, है, अभी ये रूट के अंदर जाएगा, रूट के अंदर तो म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एक म्यू नॉट तो नीचे म्यू नॉट बचेगा, हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एच नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, ये वाला फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन देख लो अच्छे से। ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी करके ये बाबा की मूछ वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, समझे क्या इतने क्वेश्चन,
अब इसमें इसी पर सवाल आगे पीछे करके और घुमा के पूछ सकते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत चेंज करके। प्रैक्टिस करे रहोगे तो आप लोग को क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा कैसे। कर लिया? क्या सवाल दिख रहा है और नेक्स्ट? हाँ, क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे करेगा? एसेलरेटिंग चार्ज, एन एसेलरेटिंग चार्ज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन बच गए? एक, दो, हाँ 29 तक है ना। तो ये वाला आप लोग ट्राई करके आओ, हाँ। ये वाला आप लोग ट्राई करके आओ, ओके। और चाहिए तो ये वाला एक आध आंसर कर सकते हो। ये लास्ट वाला आप बता सकते हो। एच दिया हुआ है, मैं एच कौन होता है मालूम है ना? इंटेंसिटी होता है। तो आई कैप, एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी वही कर लो, हाँ। बी वाला आई कैप इधर पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पर है? पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। तो वो एच यानी मैग्नेटिक फील्ड, आप समझ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो अगर एक्स एक्सिस पर है और प्रोपोगेट कहाँ कर रहा है? नहीं, प्रोपोगेट कहाँ कर रहा है? ये कहाँ पर है? आई कैप लिखा हुआ है ना। तो प्रोपोगेट कहाँ कर रहा है वो इधर से भी पता कर सकते हो, यहाँ भी लिखा हुआ है, इधर जेड लिखा हुआ है ना। तो इट इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये नहीं भी देते तब भी आप यहाँ से पता कर लेते। तो वो किधर होना चाहिए अपना? क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए? वाई एक्सिस पर। तो आप सबके साथ जे कैप दिख रहा है, लेकिन एक चीज और मैंने क्या बोला था आपको, अगर याद है? ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, है ना। इधर पे प्लस हो गया, इधर साइन हो गया, इधर पे साइन हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, खत्म, वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं। नहीं समझे? सुनो, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस मान लो इधर है, ये एच दिख रहा है, वो आई कैप लिखा हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही रहेगी, समझे? हाँ, इधर एक्स एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस मान लो इधर पे, तो वाई पे रहेगा ना। तो वो तो सारा ही जे कैप लिखा हुआ, लेकिन उसमें आपको क्या टर्म सेम बताया था मैंने, सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, साथ साथ में चलेगा। तो विदाउट कैलकुलेशन ये नंबर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे यहाँ पर ई नॉट आता है, ये तो ई नॉट कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन वो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, समझे? अब कैसे निकालोगे ई नॉट? अभी हम लोग ने पढ़ा था, एच नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। अभी रिलेशन कर रहा ना। तो आपको ये क्या दिया हुआ, जो -2 या 2 जो दिया हुआ वो क्या है? एच नॉट है, समझ गए? और ई नॉट आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, हाँ, जो भी वो पूरा कैलकुलेट करेंगे अपन, समझे क्या? हाँ, कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट टाइम में कवर कर लेना आप लोग, हाँ। ये वाला भी एक ट्राई कर सकते हो आप, ये वाला सिर्फ डायरेक्शन ही बताना है किधर होगा। वेलोसिटी ऑफ द वेव किधर पे है? एक्स एक्सिस पर, आई कैप लिखा है मतलब एक्स एक्सिस पर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया, समझ गए? और इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। एक मिनट रुको, रुको रुको रुको, आपका आंसर आना चाहिए आई कैप, ठीक है? देखो ई आपका ई बार क्रॉस बी बार करके ये आता है, तो ये आई कैप आना चाहिए, हाँ। तो आप सुनो,
बी बार मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बोला है, जे कैप। तो अगर ये जे कैप है ना, तो ये आपका क्या होना चाहिए, माइनस के होना चाहिए। बता रहा हूं रुको, आंसर क्या आना चाहिए मुझे, आई कैप आना चाहिए। तो एक मिनट, हाँ जे के, जे क्रॉस के तो आई आ जाएगा ना, हाँ तो पॉजिटिव एक्स एक्स पॉजिटिव जेड एक्सेस ही आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना मेरे ख्याल से फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, ई क्रॉस बी, तो जे के आई आएगा, पॉजिटिव वाई में है। इन्होंने किस बेसिस पर आंसर किया जरा चेक करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, आई जे के, ओके। अच्छा इन लोग ने ना ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग किया है, इस वजह से रॉन्ग किया हुआ है, आपका आंसर यही आएगा लेकिन, हाँ इन्होंने कैसा है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके, वाई एक्सिस अंदर जो बनाना पड़ता है उसके लिए, वेक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, प्लस के क्या आना चाहिए, नहीं पॉजिटिव जेड एक्सिस, बस ठीक है। परसेंट वाला दे दिया ना पावर्स।